हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल केपी स्टडी अड्डा में। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो जंतु जगत का क्लासिफिकेशन है, यानी अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, उनको हमने अलग अलग प्रकार से अलग अलग संघ यानी अलग अलग फाइलम में बांटा है। लेकिन क्यों आवश्यकता पड़ी जंतुओं को अलग अलग संघ में बांटने की, और किस आधार पर हमने जंतुओं को अलग अलग संघ में यानी अलग अलग श्रेणी में बांटा, तो उन आधारों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन व्यक्तियों ने किस आधार पर वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। तो जंतुओं का जगत का वर्गीकरण करने से पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जीवितों के वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। तो किस आधार पर जीवितों का वर्गीकरण हुआ, क्योंकि जीवितों में तो पादप भी आते हैं और मानव भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो पहले जीवितों का वर्गीकरण करेंगे, फिर आएगा जंतु जगत। तो जंतु जगत में हम अलग अलग आधार पर अलग अलग श्रेणियों में यानी अलग अलग संघ में यानी फाइलम में हम जंतुओं को रखेंगे, क्योंकि अलग अलग जंतु अलग अलग स्वभाव और अलग अलग अपनी गतिविधियों के आधार पर अलग अलग संघ में हम उन्हें रखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जो सबसे पहले व्यक्ति आए थे जिन्होंने जीवितों का वर्गीकरण किया सबसे पहले, तो वो कौन थे? तो सबसे पहले जीवितों का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे कार्ल लिनियस। इन्होंने दो जगत वर्गीकरण यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत दिया, जिनमें इन्होंने सजीवों को दो वर्गों में बांटा। सबसे पहला था पादप और दूसरा था जंतु यानी प्लांट और एनिमल। फिर इसके बाद एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था हैकल। हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिद्धांत दिया। इनमें इन्होंने एक और जगत को शामिल कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ये तीन जगत वर्गीकरण इन्होंने दिया। फिर इनके बाद आए थे कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या दिया? तो चार जगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया। इनमें इन्होंने हैकल के बाद एक और नया जगत जोड़ दिया जिसका नाम था मोनेरा। फिर इसके बाद जो सर्वमान्य सिद्धांत हम सजीवों का वर्गीकरण का मानते हैं वो थे आर.एच. विटेकर। यानी आर.एच. विटेकर का हम सजीवों का जो वर्गीकरण किया उन्होंने, वो सर्वमान्य सिद्धांत उनका मानते हैं। उन्होंने दिया था 5 जगत वर्गीकरण, यानी सजीवों को उन्होंने 5 जगत में बांटा। वो कौन कौन से थे? तो पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एक और जगत उन्होंने जोड़ दिया कवक। यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब सजीव कितने प्रकार के हो गए, तो सजीवों को उन्होंने 5 आधार पर बांट दिया। इनमें से हमें केवल जंतु जगत के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम आएंगे जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम दो शब्द जानते हैं कि किस प्रकार हमें सजीवों का अलग अलग वर्गीकरण, किस आधार पर हमने सजीवों को अलग अलग वर्गों में रखा, और किस आधार पर हमने फिर जंतुओं में भी 11 संघ बनाए। तो सबसे पहले दो शब्द जानेंगे, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनमें केवल एक ही कोशिका यानी एक ही सेल पाई जाती है, वो एक कोशिकीय होते हैं। एक ही सेल या फिर एक से अधिक हों लेकिन एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहें, और जिनमें कोशिकाएं आपस में जुड़े नहीं यानी ऊतकों का निर्माण नहीं होगा, वो रहेंगे एक कोशिकीय जीव। लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हों तथा अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हों, क्योंकि अलग अलग प्रकार की ही कोशिका मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। जैसे हृदय का ऊतक अलग रहता है क्योंकि हृदय में अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, अपने रक्त में अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, अपनी स्किन पर अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो ये एक से अधिक कोशिकाएं भी हो गई और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी हो गई। तो इस प्रकार के जीव होते हैं बहुकोशिकीय जीव, और
एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका हो, या अगर एक से ज्यादा भी कोशिकाएं हैं तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी उनमें ऊतकों का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मोनेरा जगत के बारे में। तो मोनेरा जगत को अलग किस आधार पर रखा गया? तो मोनेरा जगत के जीवों में देखा गया कि ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक, जो कि कोशिका चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, जिनमें केंद्रक क्षतिग्रस्त होता है, यानी पूर्ण विकसित नहीं होता है, और इनमें जो कोशिकांग होते हैं मोनेरा जगत में, कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, यानी एब्सेंट रहते हैं। केवल राइबोसोम इनमें पाया जाता है। जो हमने अभी 5 जगत देखे उनमें जो मोनेरा जगत में जितने भी प्रकार के जीव आएंगे तो उनकी क्या बात रहेगी? तो उनमें रह गई कि वो यूनिसेल्यूलर रहेंगे, यानी एक कोशिकीय रहेंगे, और जो उनमें कोशिका होगी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होगी, और कोशिकांग भी इनमें अनुपस्थित रहेंगे। यानी अब अपने पास जो 4 वर्ग बचे, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और कवक। इसमें क्या रहेगा? तो इनमें रहेगी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इनमें रहेगी। कौन सी सेल रहेगी? क्योंकि मोनेरा में जब प्रोकैरियोटिक सेल है तो इनमें यूकैरियोटिक सेल रहेगी। इस आधार पर हमने मोनेरा जगत को अलग कर दिया। लेकिन अभी ये 4 एक ही प्रकार के हैं, तो अब इन 4 को अलग अलग क्यों रखा हमने? तो इनमें भी हम थोड़ी भिन्नता निकालेंगे। तो दूसरा जगत हम लेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा? प्रोटिस्टा है तो यूनिसेल्यूलर, यानी एक कोशिकीय, लेकिन इसमें क्या है? ये यूकैरियोटिक है। जो इनमें कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार की हैं, और इसमें सभी कोशिकांग भी उपस्थित रहेंगे। जितने भी कोशिका के जो अंग रहते हैं वो सभी प्रेजेंट रहेंगे। ये हमने क्या भिन्नता देखी मोनेरा से अलग? ये भी यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्यूलर है, लेकिन प्रोटिस्टा में आने वाले जितने भी जीव हैं वो कोशिका के यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं रहेंगी उन जीवों में, जबकि मोनेरा में क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं रहेंगी। लेकिन जब ये यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, तो फिर इन तीनों से इसमें क्या अलग रहेगा? तो अब इन तीनों चीजों में क्या रहेगा? अब अपने पास क्या बचा? पादप, जंतु और कवक। अब इन तीनों चीजों में हमने क्या अलग से देखा? अब ये यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टीसेल्यूलर रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लस में मल्टीसेल्यूलर। अब हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो इनमें अंतर हम स्पष्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा मोनेरा। तो मोनेरा क्या था? यूनिसेल्यूलर, यानी एक कोशिकीय था, और प्रोकैरियोटिक था, और कोशिकांग भी उनमें अनुपस्थित थे। लेकिन जब हमने इन 4 को देखा तो 4 यूकैरियोटिक कोशिका के थे, लेकिन इन चारों में भी हमने अंतर देखा। तो प्रोटिस्टा क्या हुआ? प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर था, लेकिन कोशिका का प्रकार कौन सा हो गया? तो कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक हो गया। इसमें प्रोकैरियोटिक रहा, इसमें यूकैरियोटिक हो गया। इसमें कोशिकांग अनुपस्थित थे, लेकिन क्या हो रहा है? प्रोटिस्टा में कोशिकांग भी उपस्थित हो रहे हैं।
तो हमने दो जगत में हमने अंतर जान लिया। लेकिन अब हमारे पास कितने बचे? तीन। कौन कौन से? पादप, जंतु और कवक। तो अब इन तीनों में इन दो से हटकर क्या रहेगा, क्या लक्षण रहेंगे इन तीनों में, इन दोनों से हटकर? तो वो देख रहे हैं हम कि यूकैरियोटिक अगर प्रोटिस्टा में रहा तो यूकैरियोटिक तो इनमें है, लेकिन इनमें अब क्या रहेगा, जो कोशिका है वो मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगी। यानी इनमें भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इन तीनों में एक कोशिकीय नहीं बहुकोशिकीय जीव रहेंगे, पादप, जंतु और कवक में। लेकिन अब हम इन तीनों में भी अलग भिन्नताएं देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत है। जब अलग अलग वर्ग में है तो इन तीनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेंगी होंगी। तो नंबर 3 पे क्या आता है, हम देखेंगे पादप यानी प्लांट। तो पादप में ऐसा क्या रहा होगा, तो ये हमने देखा कि यूकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक के साथ साथ क्या है, मल्टीसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये मल्टीसेल्यूलर है। उसके साथ साथ ये क्या है, मल्टीसेल्यूलर के साथ साथ ये ऑटोट्रोफिक कोशिकाएं हैं। इनकी जो कोशिकाएं वो कैसी हैं, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक सेल रहती हैं। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, स्वपोषी। कोशिकाएं कैसी रहती हैं इसकी, स्वपोषी कोशिकाएं रहती हैं। अब एक और अंतर हमें समझ में आ गया। क्या अंतर समझ में आ गया, पादप यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इससे हटकर इसमें मल्टी सेल्यूलर आ गए, यानी बहुकोशिकीय हो गए पादप। अब बहुकोशिकीय ये भी हैं, लेकिन जंतु और कवक से ये हटकर कैसे हैं पादप, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूट्रिशन टाइप होता है, पोषण का काम, जो कोशिकाएं इसकी जो पोषण का काम करती हैं वो स्वपोषी कोशिकाएं होती हैं। स्वपोषी कोशिकाएं यानी अपना भोजन खुद बनाना। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल द्वारा उनका भोजन का निर्माण पौधे स्वयं करते हैं। यानी इनमें जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो ऑटोट्रोफिक सेल हैं, यानी स्वपोषी कोशिकाएं होती हैं। ये हमने इन दोनों से अब हटकर पादप में भी एक अलग से एक और लक्षण जान लिया। लेकिन अभी हमारे पास जंतु और कवक अभी भी बाकी हैं। तो अब हम पादप से हटकर जंतु और कवक में भी अंतर जानते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमने चौथा प्रकार देखा, फंजाई और जंतु यानी एनिमल। और कवक। अब इनमें क्या अंतर रहेगा, तो इनमें सेम ये चीजें रहेंगी, ये यूकैरियोटिक भी रहेंगे और मल्टीसेल्यूलर भी रहेंगे। ये अंतर आप वहीं से नोट कीजिए। लेकिन अब हटकर, पादप से हटकर इनमें क्या विशेषताएं रहेंगी, तो जो पादपों में ऑटोट्रोफिक सेल थे, इनमें कौन से रहेंगे, हीटरोट्रोफिक। हीटरोट्रोपिक सेल रहेंगी, यानी इनमें जो स्वकोशी कोशिकाएं थी, स्वकोशी कोशिकाएं इनमें थी, तो इनमें किस प्रकार की रहेंगी,
परपोषी। परपोषी मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस हो गया, फंजाई जो है और जंतु हैं वो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हैं, लेकिन इनमें जो पोषण का प्रकार है वो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो पादप में थी स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक और इनमें है हीटरोट्रॉफिक यानी परपोषी। अब ये हो गया यहां तक इन दोनों में, लेकिन अब इनमें भी कवक में और पादप में बात की जाए तो अलग से इनमें क्या डिफरेंस रहेगा, तो कवक और जंतुओं में जो परपोषी टाइप का प्रकार है उनमें भी अंतर रहेगा। तो ये रहेगा मृत्योपजीवी, यानी ये जो कवक हैं, जैसे एग्जांपल लें हम मशरूम का, तो इनमें जो प्रकार रहेगा पोषण का वो कैसा रहेगा, मृत्योपजीवी रहेगा इनमें, यानी ये परपोषी तो हैं लेकिन सड़े गले पदार्थों पर ये निर्भर रहेंगे और जो अपना पोषण करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, तो सड़े गले जो पदार्थ रहेंगे। और इनमें जो पोषण का प्रकार रहता है वो कैसा होता है, इनका पाचन शरीर से बाहर होता है। किस प्रकार होता है इनका पाचन शरीर के बाहर, तो जैसे अगर मैं जंतुओं की बात करूं तो जंतु अपने भोजन को अंदर ग्रहण करके और अंदर ही पाचन होता है, लेकिन कवक क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को बाहर निकाल देते हैं और पदार्थों पर छोड़ देते हैं। जब एंजाइम वहां तरह तरह के जीवाणुओं को विकसित कर कर उस भोजन को वहीं सड़ा गला देते हैं, उसके बाद कवक उस भोजन को अंदर लेते हैं और डायरेक्ट उसका अवशोषण करते हैं। यानी कवकों में जो पाचन होता है वो शरीर से बाहर ही हो जाता है। इस प्रकार से कवक भी जंतुओं से किस प्रकार अलग होंगे, ये परपोषी तो होंगे, दोनों परपोषी हैं, लेकिन परपोषी में भी अलग से क्या प्रकार हो जाएगा, ये मृत्योपजीवी रहेंगे। लेकिन एनिमल में क्या डिफरेंस रहेगा, तो एनिमल में डिफरेंस रहेगा ये होलोजोइक रहेंगे। ये मृत्योपजीवी रहेंगे यानी सेप्रोफाइटिक। ये सेप्रोफाइटिक हैं, लेकिन जंतु क्या रहेंगे, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक का प्रकार होता है शरीर के अंदर पाचन। शरीर के अंदर पाचन होता है, और हमने पाचन चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो जंतुओं में पाचन होता है वो 5 चरणों में पूरा होता है। हमने पाचन चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में। और अब हमने इस आधार पर 5 प्रकार के जो आर.एच. व्हिटेकर ने जंतु जगत का वर्गीकरण किया, सजीवों का वर्गीकरण किया, वो कितने प्रकार से किया, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब आ गए हम सजीवों में जंतुओं के ऊपर, और इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे जंतु जगत एनिमल किंगडम टॉपिक में। तो हमने देखा मोनेरा सबसे हटकर क्यों है, मोनेरा एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिकाएं हैं और कोशिकांग अनुपस्थित भी हैं। लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्यूलर तो है लेकिन कोशिका का प्रकार कैसा हो गया, यूकैरियोटिक। वहीं पादप क्या है, यूकैरियोटिक है, लेकिन इससे हटकर क्या हुआ कि पादप मल्टीसेल्यूलर हो गया। लेकिन जंतु और कवक से क्या अंतर है, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो स्वपोषी प्रकार की हैं। लेकिन कवक में क्या हुआ, तो कवक परपोषी है और जंतु भी परपोषी है, लेकिन फिर भी क्या अंतर है, तो परपोषण में भी ये मृत्योपजीवी हैं, यानी सड़े गले पदार्थ पर अपन कहते हैं कि ये डिपेंड रहते हैं। तो वो किस प्रकार रहते हैं, अपना पाचन है वो शरीर के बाहर ही कर लेते हैं, अपने एंजाइम्स को शरीर के बाहर छोड़कर। लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, तो होलोजोइक वो जंतु होते हैं जो अपने भोजन का पाचन अपने शरीर के अंदर ही करते हैं। जैसे कि मानव खाना खाते हैं और अंदर ले जाते हैं और आमाशय और छोटी आंत में पाचन होता है। तो इस प्रकार के
जो होते हैं सजीव वो होते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक कौन होते हैं? जंतु। यानी जंतु भी अब हम 11 प्रकार के संघ यानी 11 प्रकार के फाइलम जंतुओं के बारे में जो वर्गीकरण हुआ है वो 11 प्रकार से जंतुओं का वर्गीकरण हुआ है, वो हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि किस प्रकार से सजीवों का वर्गीकरण हुआ और R.H. विटेकर का जो सर्वमान्य सिद्धांत रहा 5 जगत वर्गीकरण, उस प्रकार से हमने सजीवों को 5 वर्गों में बांटा और जाना किस जो जंतु हैं वो और 4 से किस प्रकार से अलग होते हैं। अब हम जंतुओं पर चर्चा करेंगे कल की लेक्चर में, तो आज की वीडियो जरूर देखें, उसी के आधार पर हम आगे की जो लेक्चर्स हैं उन्हें समझ पाएंगे और जंतु जगत को बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।